उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की सियासी दांव चरम पर है। देखा जाए तो चुनाव को लेकर एजेंडा भले ही सभी दलों के अलग अलग हो, लेकिन जातिगत राजनीति की बिसात सभी दलों के द्वारा बिछाई जा रही है। मुद्दों से इतर कैसे जातिगत समीकरण को अपने पक्ष में किया जाए, इसकी जोर आजमाइश चरम पर है। जातिगत समीकरण को देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के मतदाता हैं, उसके बाद अनुसूचित जाति के। पिछड़ी जाति के मतदाताओं में भी कई टुकड़े हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी ठाठ पाने को जाट समाज के वोटों पर घमासान छिड़ा हुआ है। भाजपा अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है तो सपा और रालोद गठबंधन सिंहासन का मुंह अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। ये पहला मौका है जब चुनाव में जाट समाज को साधने की कोशिश हुई है, लेकिन आज बात पश्चिमी यूपी की, जहां पहले चरण में मतदान होना है। इस क्षेत्र में जाट मतदाताओं की एक तरह से ठाठ है। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय भले ही 3 से 4% के बीच है, लेकिन पश्चिमी यूपी की सियासत का बेताज बादशाह यही समुदाय है। ऐसे में जाट वोटर सूबे के सियासी समीकरण को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में एक बात कही जाती है, जिसके जाट उसके ठाठ। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी को जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में भले ही जाटों की आबादी 3 से 4% के बीच है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 17% के करीब है। लोकसभा की 1 दर्जन से ज्यादा और विधानसभा सीटों की बात करें तो 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। पश्चिमी यूपी में 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट वोटर्स को निर्णायक भी माना जाता है। लेकिन सवाल तो यह है कि जिस तरह से जाट समुदाय का समर्थन भाजपा को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था, क्या वैसे ही आने वाले 2022 के चुनाव में भी मिलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट। जाटलैंड के नाम से मशहूर पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी की 30 सीटों पर जाट वोट निर्णायक। 120 सीटों पर जाट वोट बैंक का प्रभाव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बाकी हैं और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। पश्चिमी यूपी को जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको लेकर एक कहावत भी है कि जिसके जाट उसकी ठाठ, और इसकी शुरुआत भी जाटलैंड से ही हो रही है। जिसके साथ जाट उसके ठाठ ही ठाठ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी ठाठ पाने के लिए जाटों के वोट पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी पिछले चुनावों की तरह अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सियासी सिंहासन का मुंह अपनी ओर मोड़ना चाहता है। बुधवार को तो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं को साधने के लिए उनके साथ बड़ी बैठक तक की। यह पहली बार हो रहा है जब किसी चुनाव में जाट समाज को साधने के लिए इतनी बड़ी मशक्कत हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही, जाट आखिर किसके साथ? पश्चिमी यूपी में जाट वोटों पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बीजेपी भी जाट वोटों पर दांव खेल रही है और दूसरी तरफ जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी भी है। आरएलडी की राजनीति तो जाट समुदाय के भरोसे ही है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ी जाति के कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था और नतीजा ये हुआ था कि यादव को छोड़कर कई पिछड़ी जाति का समर्थन भाजपा को मिला था। लेकिन इस बार जिन पिछड़ी जाति के नेताओं ने पिछले चुनाव में भाजपा का दामन थामा था, इस बार उनमें से अधिकांश समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए। ऐसे में जाटलैंड में अपनी वापसी भाजपा कर पाएगी, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और सपा के साथ माना जा रहा है। इस चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने कई छोटे छोटे दलों के साथ समझौता भी किया है।
वहीं बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा आजाद समाज पार्टी ने अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, लेकिन यूपी की राजनीति के जो हालात इन दिनों चल रहे हैं, उन्हें देखकर एक सवाल है जिसके ऊपर हर गली, हर नुक्कड़ चर्चा हो रही है। और वो सवाल है कि इस बार यूपी में किसका पलड़ा भारी है, यानी इस बार यूपी का किंग कौन बनेगा। प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी से समझौता है। इसके अलावा कुछ और छोटे दल हैं जिनका बीजेपी को समर्थन है। उत्तर प्रदेश में अपना दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक है और इस पार्टी का मुख्य आधार पूर्वांचल और अवध के इलाके के कुर्मियों में है। इसकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद भी हैं और पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। बात समाजवादी पार्टी की करें अगर, तो अखिलेश ने विधानसभा चुनाव के लिए कई पार्टियों से हाथ मिलाया है। रालोद, सुभासपा, महान दल, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, एनसीपी, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, अपना दल, कमेरावादी सपा के साथ है। देखिए, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का जोर पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियों को अपने साथ लाने पर रहा है। इसकी झलक उनके चुनावी गठबंधन में भी साफ दिख रही है। इसके अलावा सपा में बीते दिनों बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक बीजेपी छोड़कर शामिल हुए सपा में, जिनमें सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों के नेता शामिल थे। यूपी की राजनीति की दो बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, तो वहीं बसपा और कांग्रेस ने अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब उनका यह फैसला उनको किस हद तक उसके लिए सही साबित होगा, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन यूपी की जनता इस बार किसे किंग बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। 10 मार्च को किसकी शह, किसकी मात, सबके दावे में जीत, किसको मिलेगी सीट, यूपी में किसका पलड़ा भारी, किसे मिलेगी सत्ता की सवारी, यूपी में कैसी है बयार, 22 में किसकी बनेगी सरकार। 2022 का चुनावी बिगुल बज गया है। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है, तो 10 मार्च को नतीजे आएंगे, यानी 28 दिनों का महाभारत होने वाला है। लेकिन इस महाभारत का कुरुक्षेत्र हरियाणा नहीं, यूपी होगा कि सूबे की 403 सीटों का चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा, इसी पर सबकी नजर है। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। आचार संहिता लागू है, चुनावी रैलियां, रोड शो और जनसभाओं पर अभी भी रोक है, लेकिन इससे बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके स्टार कैंपेनर पीएम मोदी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी में ताबड़तोड़ रैलियों का खेला कर अपना काम पूरा कर चुके हैं। लेकिन एक बात जो बीजेपी के लिए परेशान करने वाली है, वो ये कि बीजेपी के जो मंत्री बीजेपी का हाथ छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहीं न कहीं सपा को ताकत दे दी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आने वाले समय में जो समाजवादी सरकार बनेगी वो किसानों की सरकार होगी, वो हमारी माताओं बहनों की सरकार होगी, वो हमारे नौजवानों की सरकार होगी, वो व्यापारियों की सरकार होगी, तमाम बेरोजगार नौजवान जो अपमानित हो रहे हैं उनकी सरकार होगी। और सरकार ऐसी होगी जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जा करके तरक्की कर करके आपके जीवन में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। इस बार मामला सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर का है, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश को कई दलों का समर्थन है, तो वहीं बीजेपी को समर्थन देने वाले ज्यादा दल नहीं है। समर्थन और विरोध तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से कई जगहों पर बीजेपी के विधायकों का लोगों ने विरोध किया है, उससे देखने के बाद सपा और बीजेपी में होने वाली महाभारत और भी दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मायावती ने गुरुवार को अपने 53 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की करहल सीट पर कुलदीप नारायण और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की जसवंत नगर सीट पर ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के खिलाफ सामान्य सीट होने के बाद भी दलित प्रत्याशी उतारे हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि बसपा ने अखिलेश के सामने अपना प्रत्याशी उतारा, सवाल यह उठ रहा है कि सामान्य सीट होते हुए भी मायावती ने चाचा भतीजे के खिलाफ दलित प्रत्याशी उतारकर क्या सियासी दांव चला है।
दरअसल पिछली बार इन दोनों ही सीटों पर दलित वोटों के बीजेपी में जाने से बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। इसीलिए बसपा ने इन दोनों ही सीटों पर दलित कार्ड खेला था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने करहल में एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार दलवीर को मैदान में उतारा था, लेकिन दलवीर तीसरे स्थान पर रह गए और जसवंत नगर में बसपा ने तब ओबीसी दुर्वेश कुमार शाक्य को मैदान में उतारा था, वो भी तीसरे नंबर पर रहे। देखिए, करहल और जसवंत नगर दोनों सीटों पर यादवों का दबदबा है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि यहां पर दलित वोटर भी काफी बड़ी संख्या में है। 2017 में भी बीजेपी को दलितों का वोट मिला था और इसी सियासी समीकरण को देखते हुए मायावती ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को खड़ा करके बसपा ने अखिलेश शिवपाल की राह को भले ही आसान बना दिया हो, लेकिन बीजेपी के लिए अब मुकाबला कठिन हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव को उनके घर में घेरने के लिए नया दांव खेला है। करहल और जसवंत नगर दोनों सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार को उतारकर ये संदेश दिया है कि उनका सबसे ज्यादा भरोसा आज भी दलित पर है। लेकिन करहल और जसवंत नगर ये दोनों सीटें सपा की परंपरागत सीटें रही हैं। बसपा और सपा की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने सपा से गठबंधन किया था। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये गठबंधन टूट भी गया था। मायावती इस बार यूपी में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल और शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो सपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट पर सपा का सालों से कब्जा है। वहीं जसवंत नगर से किसी समय मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे। उन्होंने बाद में ये सीट शिवपाल सिंह के लिए खाली कर दी थी। शिवपाल 2017 के चुनाव में यहां से 5वीं बार विधायक चुने गए, लेकिन बसपा ने पहली बार जसवंत नगर विधानसभा सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा है। मायावती ने गुरुवार को अपने 53 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करी। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की करहल सीट पर कुलदीप नारायण और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की जसवंत नगर सीट पर बृजेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा ने दोनों ही सीटों पर दलित प्रत्याशी दिए हैं, जबकि इन सीटों से सामान्य और ओबीसी नेता को भी उतारा जा सकता था। इसके बावजूद मायावती ने दलित कार्ड चला है। अब मायावती का ये दांव कितना कारगर साबित होगा, ये तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। सियासत की मंजी हुई खिलाड़ी मायावती ने चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को उनके गढ़ में घेरने की एक तरकीब तैयार की है। दरअसल मायावती ने दोनों ही सीटों पर, चाहे वो करहल हो या फिर जसवंत नगर, यहां से दलित प्रत्याशी देकर साफ संकेत दिया है कि मायावती आज भी अपने कोर वोट बैंक दलितों पर ही पूरी तरह से विश्वास रखती हैं। हालांकि ये सीटें सामान्य थी और इन सीटों पर किसी सामान्य प्रत्याशी या बैकवर्ड प्रत्याशी को भी उतारा जा सकता था। बहरहाल मायावती ने दांव तो बेहतरीन चला है, लेकिन वो अपने इस दांव में किस हद तक कामयाब होती हैं, ये 10 मार्च को पता चल पाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बीते 10 महीने में ही कांग्रेस के लगभग दर्जन भर बड़े चेहरों ने हाथ से किनारा कर लिया है। करेला वो भी नीम चढ़ा, ये वाली स्थिति है कांग्रेस इस वक्त झेल रही है। ये बात इसलिए कही गई क्योंकि अब तक लगभग 4 ऐसे लोग पार्टी से किनारा कर चुके हैं जिन्हें कांग्रेस ने विधानसभा में टिकट भी दे दिया था। बदायूं की शेखपुर सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी फरहान नईम ये ताजा नाम है जिन्होंने इस्तीफा देकर हाथ का साथ छोड़ दिया। उनसे चंद घंटे पहले फतेहपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के ही पूर्व सांसद राजीव सचान ने हाथ को झटककर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अपने हाथ में ले लिया था। अगर और बड़े नाम की बात करें तो आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया। पिछले 10 महीने के अंदर कांग्रेस को छोड़ने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। इसमें वो बड़े नाम शामिल हैं जिनका वजूद ही कांग्रेस पार्टी से था। परिवारवाद का आरोप झेलने वाली कांग्रेस पार्टी से जुड़े इन खानदानी नेताओं का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए अच्छा संदेश नहीं है।
जो बड़े चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़कर गए, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कौन है वो जो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर ये नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी जब राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गईं, तो लगा ऊर्जा विहीन हो चुकी कांग्रेस में प्रियंका जान डालेंगी। लेकिन इसके बाद पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है और कांग्रेस की जड़ को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही दल बदल की राजनीति भी जोरों पर है। विधायकों और नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी, सपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े नेता पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ जैसी स्थिति तब है जब चुनाव की घोषणा से कई महीने पहले ही प्रियंका गांधी आक्रामक अंदाज में योगी सरकार को घेरने में लग गई थी। हाथरस और लखीमपुर खीरी मुद्दे पर जिस तरह प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, उससे लगा था कि चुनाव में कांग्रेस पहले की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। ये अलग बात है कि नए साल की शुरुआत से ही यूपी में उसके लिए सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली स्थिति हो गई। जनवरी में अब तक लगभग दर्जन भर बड़े चेहरे कांग्रेस का हाथ छोड़कर जा चुके हैं। इनमें से एक बड़ा नाम पडरौना के आरपीएन सिंह का भी है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता का वनवास झेलते हुए 3 दशक हो चुके हैं। इस वनवास को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी भी की, लेकिन बात नहीं बन सकी। ऐसे में 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रियंका गांधी ने स्वीकार भी किया था कि कमजोर संगठन एक बड़ी वजह है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने समय समय पर आक्रामक तेवर दिखाकर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ाई। लेकिन अब आलम यह है कि कांग्रेस के नेताओं को ही नहीं लग रहा है कि पार्टी चुनाव जीत सकेगी। ऐसे में बीच लड़ाई मैदान छोड़ने वालों की संख्या पर लगाम कसती नहीं दिख रही। जाहिर है इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। बहरहाल एक बात तो साफ है कि कांग्रेस की इस स्थिति के लिए कांग्रेस के मोहरे ही जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।